नमस्कार, मेरा नाम अभिनव यादव है। मैं आधुनिक रेल कारखाना रायबरेली में वरिष्ठ यांत्रिक इंजीनियर डिज़ाइन के तौर पर पदस्थ हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम लिंक हॉफमैन बुश या एलएचबी कोचेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एलएचबी कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसके इतिहास के बारे में समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि कैसे भारतीय रेल की नई पीढ़ी कोच की तलाश एलएचबी पर आकर समाप्त हुई। इसके बाद हम एलएचबी और आईसीएफ के डिज़ाइन विशेषताओं को जानेंगे और उनकी तुलना करेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि कुछ उन कोचों के बारे में जो आधुनिक रेल कारखाना में अभिकल्पित अथवा निर्मित किए गए हैं। इनमें से प्रमुख हैं हमसफ़र, दीनदयालु, अंत्योदय और तेजस स्मार्ट कोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलएचबी कंपनी के साथ। इस स्लाइड में आप एलएचबी कंपनी की लोकेशन देख सकते हैं, जो कि वर्तमान में व्रोत्स्लाव, पोलैंड में है। दाएं चित्र में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाई गई है, जो कि सन 1927-28 की है। एलएचबी एक जर्मन निर्माण कंपनी थी। इसके संस्थापक गॉटफ्राइड लिंक थे, जो पहिए के व्यवसाय से जुड़े थे। उस समय में घोड़ा गाड़ी या तांगे का चलन था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यह कंपनी फाइटर एयरक्राफ्ट्स का लाइसेंस्ड निर्माण करने लगी। बाद में यह कंपनी लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक का उत्पादन करने लगी। 1994 में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यूके और फ्रांस की एल्स्टॉम की साझा कंपनी ने एलएचबी को अक्वायर कर लिया। वर्तमान में यह एल्स्टॉम कंपनी का हिस्सा है और 2009 के बाद से एलएचबी का नाम उपयोग में बंद हो गया है। दाएं ओर के चित्र में आप एलएचबी द्वारा निर्मित ट्रैम को देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि भारतीय रेल में एलएचबी कोच किस प्रकार शामिल हुआ। 1993-94 में भारतीय रेल एक नई पीढ़ी के कोच की तलाश में थी। उस समय तक भारतीय रेल नेटवर्क पर श्लेरेन डिज़ाइन के कोच चलते थे, जो कि 1950s के दशक में स्विट्ज़रलैंड से खरीदे गए थे। ज़रूरत थी हल्के और तेज कोचों की। 1995 में भारतीय रेल ने नए कोच डिज़ाइन के ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल टेंडर किया। इसमें एल्स्टॉम एलएचबी ने बाजी मारी और उस नए कोच को डिज़ाइन और डेवलप करने का ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर में डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग शामिल थे। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में कुल 19 एसी चेयर कार, 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 3 पावर कार शामिल थे। इससे पहले कि हम एलएचबी कोचों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें, हमें आईसीएफ बोगी की कमियों के बारे में जान लेना चाहिए। किसी भी कोच का सस्पेंशन सिस्टम उसके बोगी में लगा होता है। सस्पेंशन में स्टिफनेस और डैम्पिंग एक सही अनुपात में होने चाहिए। आईसीएफ बोगी में लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टिफनेस इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र नहीं है। ऐसा उसके प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम के कारण है। इस बोगी में सॉफ्टवेयर सेकेंडरी सस्पेंशन लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। आईसीएफ बोगी का व्हील बेस, जो कि दोनों व्हील सेट की दूरी होता है, वह एलएचबी की तुलना में ज़्यादा है। व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से ट्रैक कर्व्स या मोड़ पर व्हील फ्लैंज अधिक घिसते हैं। एलएचबी बोगी का व्हील बेस आईसीएफ की तुलना में 336 मिलीमीटर कम है। एलएचबी बोगी में ब्रेकिंग की प्रणाली उच्च गति के अनुकूल नहीं है। इसमें ब्रेक पैड व्हील टायर पर रब या घिसता है, जिससे कि व्हील की सर्विस लाइफ घट जाती है। आईसीएफ की कमियों को समझने के बाद आइए समझते हैं एलएचबी कोच की मुख्य विशेषताओं के बारे में। एलएचबी कोच की लंबाई 24.7 मीटर है, जो कि आईसीएफ से लगभग 2 मीटर ज़्यादा है। इस कारण से इन कोचों में यात्रियों की क्षमता
अधिक है। इन कोचों में फियाट प्रकार की बोगियां लगी हैं जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम हैं। ब्रेकिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए इनमें एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक लगे हैं। इनका इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस आईसीएफ की तुलना में कम है। पहिए की स्लिपिंग से टायर जल्दी घिस जाता है। स्लिपिंग वह स्थिति होती है जब पहिए और रेल के कॉन्टैक्ट पॉइंट की एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी एक समान नहीं होते हैं। इससे बचाने के लिए इनमें WSP या व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है। आपने रेल दुर्घटनाओं में देखा होगा कि अक्सर डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। आईसीएफ कोचों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें स्क्रू कपलिंग और बफर लगा होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं स्क्रू कपलिंग और बफर कपलर जो कि आईसीएफ कोचेज में लगे होते हैं। एलएचबी में एंटी क्लाइंबिंग वाला सेंटर बफर कपलर या सीबीसी लगा होता है जो कि इस चित्र में दर्शाया गया है। सीबीसी में मेल फीमेल फीचर्स होते हैं जो एक दूसरे को किसी भी दिशा में हिलने में बाधक होते हैं। एलएचबी कोचेज में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से सीटीआरबी को बचाने की भी व्यवस्था है। इसके लिए अर्थिंग डिवाइस लगाए गए हैं। इन कोचों का शेल मुख्यतः स्टेनलेस स्टील का बना है। इसके साइड वॉल के मेंबर्स इंटरलॉक्ड हैं जो इसे मजबूती प्रदान करते हैं। इन कोचों में बेहतर वाइब्रेशन और अकूस्टिक कंट्रोल मेथड्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण एलएचबी का राइड इंडेक्स आईसीएफ से बेहतर है। राइड इंडेक्स किसी भी रोलिंग स्टॉक की यात्रा के दौरान आरामदायक होने का सूचक है। यह इंडेक्स जितना छोटा होता है उतना ही बेहतर होता है। इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि एलएचबी के शेल पार्ट्स जैसे अंडर फ्रेम, साइड वॉल, कार लाइन और रूफ किस किस मटेरियल के बने हैं। क्रॉस बियरर और सोल बार कॉटन स्टील के बने हैं जो कि IRS M41 स्टैंडर्ड से कंट्रोल हैं। सभी अन्य मेंबर स्टेनलेस स्टील के बने हैं। इस स्लाइड में हमने आईसीएफ और एलएचबी कोचों की तुलना की है। आप देख सकते हैं कि सभी एलएचबी कोच आईसीएफ कोचों की तुलना में हल्के और अधिक यात्री क्षमता वाले हैं। इन सभी कारणों से जब आप एलएचबी रेक में सफ़र करते हैं तो आपकी यात्रा सुगम एवं सुखद होती है। आइए अब बात करें आधुनिक रेल कारखाने में बनने वाले कुछ प्रमुख कोचों की। आपने हमसफ़र और अंत्योदय ट्रेन के बारे में अवश्य सुना या पढ़ा होगा। हमसफ़र रेक पूर्णतः 3 टियर एसी कोच का बना होता है। एंडॉन जनरेशन के लिए इसमें पावर कार भी लगी होती है। वैसे ही अंत्योदय का पूर्ण रेक केवल जनरल सिटिंग कोच और पावर कार का बना होता है। दीनदयालु कोच सेकंड क्लास सिटिंग कोच का उन्नत प्रकार है। इसमें यात्रा को आधुनिक और आरामदायक बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। आइए हम इन तीनों कोचों की मुख्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमसफ़र रेक की। इनको बनाने के लिए 3 टियर एलएचबी कोचों का उपयोग किया गया है। इनमें जीपीएस बेस्ड पैसेंजर अनाउंसमेंट एंड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा है। इन कोचों में यात्रा को सुखद बनाने के लिए रीडिंग लाइट्स, हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट और इंटीग्रेटेड ब्रेल सीट स्टिकर्स लगे हैं। यात्रा को आग से सुरक्षित बनाने के लिए इनमें फायर और स्मोक डिटेक्टर्स भी लगे हैं। इनकी साइड लोअर बर्थ पर स्लाइडिंग बर्थ भी लगी है जो लेटकर यात्रा करने में आरामदायक है। इसी प्रकार अंत्योदय रेकों की कोचों को भी अपग्रेड किया गया है।
यह कोच LHB सिटिंग कोच पर आधारित है। इनमें लंबी स्लाइडिंग खिड़कियां लगी हैं। इनमें FRP इंटीरियर्स और मॉड्यूलर टॉयलेट्स की व्यवस्था है। इन कोचों में वाटर फिल्टर का भी प्रावधान है। अब यात्रियों को कोच में ही पीने का पानी उपलब्ध होगा। पहले इनमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स बहुत कम थे, अब उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं दीनदयालु कोचेस की। अंत्योदय और दीनदयालु कोचों में लगभग एक जैसे ही प्रावधान हैं। दोनों में केवल इस बात का अंतर है कि अंत्योदय एक संपूर्ण जनरल सीटिंग का रेक है, वहीं दीनदयालु केवल एक कोच है जो कि किसी भी रेक में पिरोया जा सकता है। आप वीडियो पॉज करके इसकी विशेषताएं पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत में हम बात करेंगे तेजस स्मार्ट कोचों की। यह आधुनिक रेल कारखाना द्वारा डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। इसको स्मार्ट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह अपने सिस्टम की जानकारी इंटरनेट के ज़रिए हमें भेज सकता है। इसके आधार पर हम कोच की पहियों की टर्निंग, गाड़ी में जल भराव, ऊर्जा की खपत, गाड़ी की लोकेशन इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं। इन सभी कोचों में एक सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट लगा होता है जिसे कि पीकू कहा जाता है, और यह बाकी सभी कनेक्टेड सिस्टम से डेटा कलेक्ट करता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर ये सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट है पीकू, और ये डिफरेंट सब सिस्टम से डेटा कलेक्ट कर रहा है, जैसे पैसेंजर अनाउंसमेंट एंड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम से, डिजिटल डेस्टिनेशन बोर्ड से, CCTV से, इमरजेंसी टॉक बैक से, वायरलेस सेंसर नोड से जो कि OBCMS का पार्ट है, वाटर लेवल सेंसर से, एयर क्वालिटी सेंसर से, फायर, व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन, एनर्जी मीटर इत्यादि इत्यादि से। पीकू सभी कनेक्टेड सिस्टम से डेटा कलेक्ट करता है और मोबाइल कम्युनिकेशन के माध्यम से क्लाउड में स्टोर कर देता है। क्लाउड में डेटा एनालाइज किया जाता है और पहले से तय किए गए मापदंडों के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। इस स्लाइड पर हमने तेजस स्मार्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं दर्शाई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये LCD डिस्प्ले है जहाँ पर यात्रा संबंधित जानकारी दी जाती है। इन कोचों में CCTV सिस्टम भी लगे हैं। सभी कोचों में कुल 6 कैमरे लगे होते हैं जो लगभग 1 महीने की रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं। इनमें अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी की गई है जो कि PAPIS के थ्रू आपको दिखाई और सुनाई जाती है। इनमें इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम भी लगा है जो आपातकाल स्थिति में यात्री को सीधे गार्ड से जोड़ देता है। इनमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के द्वारा यात्री प्री स्टोर्ड ऑडियो और वीडियो कंटेंट बिना मोबाइल नेटवर्क के देख सकते हैं। इन कोचों के एक्सल के ऊपर वाइब्रेशन सेंसर्स लगे होते हैं जो व्हील और बियरिंग डिफेक्ट्स को आरंभ में ही सेंस कर सकते हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। वाइब्रेशन सेंसर के डेटा को कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से प्रोसेस करके उसे 0 से 10 की स्केल पर नापा जाता है। स्केल का डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि अगर मेजर्ड वैल्यू 0 से 2.5 के बीच है तो स्थिति सामान्य मानी गई है। 2.5 से 5 की वैल्यू माइनर डैमेज दर्शाता है जो कि कैटेगरी 1 भी कहा गया है। यह स्थिति आपाती नहीं है या फिर एमरजेंट नहीं है, पर हमें व्हील और बीयरिंग की प्राथमिक जांच करनी चाहिए। स्थिति जैसे जैसे खराब होती जाएगी मेजर्ड वैल्यू कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में चली जाएगी। कैटेगरी 3 सबसे गंभीर स्थिति होती है और हमें अतिशीघ्र जांच कर सुधारात्मक कदम लेना चाहिए।
इस इमेज में आप सिस्टम का रियल डेटा देख सकते हैं। इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किन कोचों पर कोचिंग डिपो को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में जाना एलएचबी कंपनी का इतिहास, किस प्रकार एलएचबी कोच भारतीय रेल में शामिल हुआ, एलएचबी और आईसीएफ की डिज़ाइन विशेषताएं और आधुनिक कारखाने के कुछ प्रमुख कोचें। धन्यवाद।